अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सार्क पर बात करेंगे कि सार्क का मकसद क्या था, क्यों बनाई गई और ये इतनी इफ़ेक्टिव क्यों नहीं रही। इसने इतना काम क्यों नहीं किया जितना करना चाहिए था, साउथ एशियन कंट्रीज़ को डेवलप क्यों नहीं किया। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स मैं आपको शेयर करूँगा, इसमें आप तफसील ख़ुद से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है आप साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि साउथ एशियन रीजन जो है वो पुअर क्यों रह गया है और किस तरह वो डेंस पॉपुलेटेड है, लेस एजुकेटेड है, दूसरे यानी कि रीजन्स के मुकाबले में लेस एजुकेटेड है। और इनकी इन ममालिक में जो है, जैसा कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे जो सार्क में ममालिक शामिल हैं 8, तो इनकी हिस्टोरिकल कॉमनैलिटीज़ जो हैं, यानी कि जो इनकी मिलती जुलती चीज़ें हैं वो, और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और कैसे और कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और इन ममालिक में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और चार्टर ऑफ सार्क क्या है। इसके अलावा हम वजूहात पढ़ेंगे जिन वजूहात की बिना पर ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकी सार्क। तो दोस्तों, सार्क का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था, बल्कि 5 साल की भरपूर मेहनत थी इसके पीछे। मई 1980 में एक फॉर्मल प्रपोज़ल लेटर बनाया गया और उसे पूरे यानी कि 8 के 8 ममालिक में, बल्कि 7 ममालिक में, पहले जो कि 7 ममालिक शामिल थे तो 7 ममालिक में भेजा गया। और उसके बाद नवंबर 1980 में एक डॉक्यूमेंट था, बांग्लादेश वर्किंग पेपर उसका नाम था, वो तमाम कंट्रीज़ को भेजा गया। और उसके बाद 1981 में फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई कोलंबो जो कि श्रीलंका का दारुल हुकूमत है। इस मीटिंग में फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ ने डिस्कशन की है एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन पर कि हम किन चीज़ों पर कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। इसके बाद इस पर काम होता रहा और फिर जाकर 8 दिसंबर 1985 को हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो ढाका में मिलते हैं और फिर जाकर एक ढाका डिक्लेरेशन, यानी कि ये सार्क पर एक ढाका डिक्लेरेशन बनाते हैं। इसका मकसद होता है मुकम्मल कोऑपरेशन, रीजनल फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब हम इस रीजन की सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो बांग्लादेश पेपर जो है वो ना सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन को हाईलाइट करता है, बल्कि ये एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन को भी वाज़े करता है। तो आइए हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। तो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ रीजन, पूरे रीजन की जो है एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इसके बाद जियोग्राफिक कोहेरेंस है और एब्सेंस ऑफ नेचुरल बॉर्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कॉमन थी। इसके बावजूद तजारती सरगर्मियों में कोई तवाज़ुन ना था। अब देखते हैं कि इस सार्क डिक्लेरेशन यानी कि ढाका डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज़ कौन कौन थे। तो वो हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान बाद में शामिल हुआ था, पहले 7 ममालिक थे। इस डिक्लेरेशन का मेन पर्पस जो था वो है टू रिज़ॉल्व म्यूचुअल डिफरेंसेस जो आपस के इख्तलाफात थे उनको मिटाना, पब्लिक वेलफेयर, म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड डेवलपमेंट, एंड ब्रिंग ईच अदर क्लोज़र टू वर्क टुगेदर, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसी तरह कल्चर को भी प्रमोट करना। जहां हम इनके असूलों पर बात करें तो इसके प्रिंसिपल्स सॉवरन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स थ्रू promotion of peace and cooperation, adherence of UN Charter and principle of non alignment, यानी कि उन्होंने एक ये वादा किया था कि ये UN चार्टर की उस पर अमल दरामद करेंगे और किसी एक बड़े मुल्क के साथ अलाइनमेंट नहीं बनाएंगे, किसी एक बड़े मुल्क के इत्तेहादी नहीं बनेंगे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड कल्चरल सिमिलैरिटीज़, ये सब सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद सार्क जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका और ना ही एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर सका है।
दोस्तों अब हम देखते हैं कि सार्क जो है वो इतना इफ़ेक्टिव क्यों नहीं रहा और ये तंजीम जो है एक डेवलप्ड तंजीम के तौर पर सामने क्यों नहीं आई। वजूहात ये थी कि इसमें शामिल जो तमाम ममालिक थे वो तमाम के तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उनके पास इतना ज़्यादा सरमाया भी नहीं था और इनका साइज़ भी स्मॉल था और लोकल मार्केट्स का भी साइज़ स्मॉल था। इनमें एक इंडिया था जो कि बड़ा था, बाकी सब स्मॉल हैं इंडिया की निस्बत। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेसिस, कोई बड़ी इंडस्ट्रियल बेसिस नहीं थी इनके पास और कंज्यूमर गुड्स जो है वो ट्रेडिशनल वेज़ पर चल रहा था, यानी तजारत के जो कोई ख़ास असूल नहीं थे, बस ट्रेडिशनल वेज़ पर चल रही थी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वीक था और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे। इसकी नॉन इफ़ेक्टिवनेस पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था कि सार्क में अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन पर डिस्कशन की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चरल कॉजेज़ कि ये अनइफ़ेक्टिव क्यों रहा। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सार्क ममालिक ने ज़्यादातर जो कंसंट्रेट किया है वो कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर पर किया है, ना कि सेल्फ़ रिलायंस और डेवलपमेंट पर, बल्कि वो सिर्फ नाम के ही रह गए थे। डेवलपमेंट सिर्फ नाम की थी और किसी भी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया था। ढाका डिक्लेरेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो बज़ाहिर तो बहुत कैची लगते थे, लेकिन वो हार्ड टू अचीव थे, यानी कि उनको अचीव करना बहुत मुश्किल था। वो बज़ाहिर नज़र भी आ रहे थे कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मालिक की एक दूसरे पर ट्रस्ट ना होने की वजह से हासिल करना मुमकिन नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो कि एक दूसरे पर वो ट्रस्ट नहीं करते थे, एक दूसरे पर शक करते थे और मिसट्रस्ट था, एक दूसरे पर गैर यकीनी की सूरत हाल थी। इसके अलावा टेररिज़म को ख़त्म करने के लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढा नहीं गया था, यानी कि प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन उन्होंने नहीं बनाया था जिसके ज़रिए दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद हम फंक्शनल कॉजेज़ के बारे में देखते हैं कि इसकी फ़ंक्शनल वजूहात क्या हैं कि ये अनइफ़ेक्टिव क्यों रहा। तो इसकी एक वजह यह है कि ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ रीजन था, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर पूरे रीजन का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और सारी ताकत उसी के पास, तकरीबन 70% ताकत यानी कि उसी के पास है और इसकी साइडों पर बाकी ममालिक थे। तो ये भी एक काज है इंडिया की अजारादारी की वजह से ये अनइफेक्टिव रहा। और इसके अलावा बैकवर्डनेस इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम और इन्फ्लुएंस एंड जियोग्राफिकल हेजिमोनी ऑफ इंडिया। लेट्स सपोज हम अफ़गानिस्तान को इसमें शामिल नहीं करते, तो इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया की जो है टोटल एरिया का 76% जो है वो इंडिया है, 77% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वो इंडिया है और 71% ऑफ टोटल जीडीपी इंडिया की है। इसके अलावा एक वजह यह है कि मेंबर्स के दरमियान म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और सस्पिशंस हैं, एक दूसरे के बारे में शक व शुबहात हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, सेंट्रल पोजीशन ऑफ पावरफुल इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज वन बाय वन विद इंडिया, यानी कि इंडिया के सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी वन बाय वन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो आइए अब हम इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और उसके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात करते हैं वन बाय वन। तो बांग्लादेश और इंडिया को देखा जाए तो इनके दरमियान एक ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये 25 साल के लिए एक ट्रीटी बनाया गया था, साइन किया गया था, लेकिन ये पहले ही दहाई में नाकाम हो गया था। उसके बाद इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स शामिल हो गए और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट भी हो गए और बॉर्डर क्रॉसिंग जो है बांग्लादेशी जो लोग हैं, ये इंडिया वाले कहते हैं कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो इंडिया आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश इंडिया के इस इल्ज़ाम को गलत करार देता है। इसके अलावा मैरीटाइम बाउंड्री पर भी इनके इख्तलाफात हैं और एक आइलैंड डिस्प्यूट भी है, न्यू मोरी आइलैंड इसका नाम है, इस पर भी इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट है। अब हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ते रहते हैं
पहले तो इनके दरमियान दोस्ती थी, लेकिन श्रीलंका में सिविल वार के बाद तामिल मिनॉरिटीज़ पर होने वाले जुल्म की वजह से इंडिया श्रीलंका से नाराज़ हो गया। और इसके अलावा इनके एक आइलैंड पर डिस्प्यूट है, फिशरीज़ कॉन्फ्लिक्ट हैं और ट्रेड प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसा कि टेक्सटाइल और टी के बारे में इनके मसाइल रहते हैं। और इसके अलावा श्रीलंका का रिलेशन विद चाइना, ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। इंडिया को किसी का भी ताल्लुक़ जो है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ममालिक जिनका ताल्लुक़ चाइना से होता है, इंडिया उससे अपनी बिगाड़ता रहता है और उनको बहाने ढूंढकर तंग करता रहता है। ऐसे ही इंडिया और भूटान के ताल्लुकात को देखा जाए तो इंडिया इसके ताल्लुकात को भी भूटान के ताल्लुकात को भी चाइना के साथ अच्छा नहीं समझता। भूटान जो है चाइना के साथ कभी भी ताल्लुकात बनाना चाहता है तो इंडिया उसको धमकियां देता है। और इसके अलावा इंडिया चाहता है कि भूटान उसके डिपेंडेंट रहे, उसके मातहत रहे। और भूटान पहले भी डर कर रहता था और अभी भी वो इंडिया के मातहत ही चल रहा है। तो इंडिया और नेपाल की बात करें तो नेपाल पर जो है इंडियन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं वहाँ पे सरवाइव कर सकती जो इंडिया के मातहत ना हो या इंडिया की बात ना माने। इस तरह इंडिया का नेपाल में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इंडिया और मालदीव की बात करें तो मालदीव्स के भी चाइना के साथ कुछ ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पर इंडिया उसे पसंद नहीं करता। इसके अलावा मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे, के जो सरबराह थे मोइज़ू, उन्होंने मोहम्मद मोइज़ू ने कहा था कि इंडिया आउट। ने ना सिर्फ इंडिया की अफवाज को मालदीव से निकलने का कहा, बल्कि एंड ऑफ इंडिया फ़र्स्ट पॉलिसी भी बनाई, यानी कि ऐसी पॉलिसी जिसमें इंडिया को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी वो उसको ख़त्म किया। इसके बाद इंडिया और मालदीव के ताल्लुकात बिगड़ गए। अब बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो इसे सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद फ़ौरन ही इंडिया से ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हो गए। और इसी तरह 1948 में भी जंग हुई, 1965 में भी हुई और 1971 में भी हुई, फिर और 1999 में दोबारा हुई। ये तमाम जंगें जो हैं, ये वार्स किसी न किसी माहदे पर ख़त्म होती गई। इंडिया और पाकिस्तान के जो हैं ताल्लुकात वो बिगड़े हुए क्यों रहते हैं? इनकी दो वजूहत, जो बड़ी वजूहत ये हैं, बल्कि एक ही वजह समझ लें, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर एक बड़ी वजह है। और कश्मीर इसीलिए वजह है कि कश्मीर से बहुत ज़्यादा दरिया निकलते हैं और इंडिया चाहता है कि वो दरियाओं पर अपना कंट्रोल बनाए। कश्मीर इशू और वाटर डिस्प्यूट्स, ये दो चीज़ें जो हैं पाकिस्तान और इंडिया में ताल्लुकात को बिगाड़ने में नुमायाँ हैं। अब इंडिया और अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान और इंडिया के तालिबान गवर्नमेंट से पहले जो ताल्लुकात थे वो अच्छे थे। जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद इंडिया परेशान हो गया, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। इंडिया 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान को एड देता रहा है, उससे सपोर्ट करता रहा है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद इंडिया ने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया और अफ़गानिस्तान के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि सार्क का रोल क्या रहा है, किरदार क्या रहा है। सार्क का जो रोल है वो प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन पीपल और डेवलपिंग देयर क्वालिटी ऑफ लिविंग, यानी कि उनकी लाइफ को बेहतर बनाना, इसका एक बड़ा मकसद था जो कि किसी हद तक पूरा भी हुआ। साउथ एशियन ममालिक के दरमियान ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया गया और इस पर काफ़ी काम हुआ और इसकी वजह से एक दूसरे पर यकीन को बढ़ाने की कोशिश की गई और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी। और सार्क के बाद कई ममालिक के ताल्लुकात आपस में बेहतर हो गए थे। अब अगर हम इसे कंक्लूड करें तो सार्क जो है इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक इसी में इसकी डेवलपमेंट हुई थी, बाकी इसके अलावा कोई ट्रेड वगैरह में इसकी कोई तरक्की नहीं हुई थी। यानी कि सार्क के बनने के बाद भी साउथ एशियन कंट्रीज़ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादा ममालिक में अभी भी इलिटरेसी है, अच्छी सेहत का फुकदान है। साउथ एशियन ममालिक की एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आबादी का बढ़ना है, जिस पर कोई ख़ास काम नहीं हो सका। कई ममालिक के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सके, जैसा कि इंडिया के बाकी ममालिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ते गए।
आपस में जो अलायंस पॉलिसीज़ थी वो इतनी ख़ास नहीं थी। एंड पर अगर एक बात यानी कि इसको एक बात पर ख़त्म किया जाए तो इसमें है कि इंडिया सार्क की अनइफेक्टिवनेस में बहुत बड़ी वजह रहा है। इसके अलावा इन ममालिक के जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को, जो भी पॉलिसी बनाते थे, उसको अपने पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये थी कि आपका कम से कम वक्त लूँ और मेन पॉइंट्स जो आपसे शेयर कर दूं। आप इन पॉइंट्स को लेकर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह आपके पास बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो जाएगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।